भाई एमपी बोर्ड में 17 जनवरी को प्री बोर्ड परीक्षा का कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का आपका 17 तारीख को पेपर एंड ज्यादा वक्त आपके पास नहीं बचा। आप लोग लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारा पेपर लेकर के आइए, तो आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आपका मॉडल पेपर, जो कि एक अभ्यास प्रश्न पत्र है एंड इसको कंप्लीट करके आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखो पूरे क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं एंड ये जो वीडियो देख करके चला गया ना भाई, कह लो कि आप बहुत अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में करने वाले हो एंड 1 से लेकर के 23 तक सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ बताने वाला हूं। तो पूरे क्वेश्चन याद करके जाना एंड एक एक का आंसर ना कंठस्थ करके जाना, क्योंकि बाद में मत कहना कि बताया नहीं ऐसा वैसा, है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए लगातार डाले जा रहे हैं, जाकर के वीडियो देखो, प्ले लिस्ट चेक करो और तैयारी करो, क्योंकि बोर्ड बहुत नजदीक है भाई। देखो और ये प्री बोर्ड के लिए नहीं, बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए सबसे पहले आपको निर्देश अपने पढ़ लेने हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपके 30 नंबर कंप्लीट करेंगे। ये एक क्वेश्चन को कंप्लीट करके जाना दादा, बिल्कुल अच्छे नंबर लेकर के आओगे। देखो प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न दिए गए हैं, जो 2-2 नंबर के हैं। फिर आपके 18 से 20 तक 3-3 नंबर के प्रश्न हैं। 21 से 24 तक आपके 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। और इस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न रहेगा। इसी दिखाने का केवल यही मकसद है, ताकि आप लोगों को पता चले, ठीक है ना। देखो और यह अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है, इसी उद्देश्य से तैयार किया गया है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपका सही विकल्प आ जाता है भैया, 6 नंबर के आपके सही विकल्प स्टार्टिंग में आ रहे हैं। और जो भी बच्चा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करेगा ना भाई, मैं कह रहा हूं कि आप लोग ना अपनी एग्जाम में ना बहुत कुछ मिस कर दोगे और मुझसे बाद में कहोगे कि सर हमें क्यों नहीं बता दी, है ना। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो, ताकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह होते हैं कुछ वहाँ पे आपको सबसे पहले बता दिए जाते हैं, तो जरूर से। और कुछ अपडेट्स वगैरह तो वहीं पे आते हैं पहले, तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है भाई? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड गुजरात। काली मिट्टी की बात करी जा रही है, तो ये हमारी महाराष्ट्र में पाई जाती है भैया। कपास बहुत अच्छा होता है इसमें, महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। इस चीज को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो स्थायी वनों की बात करी जा रही है, तो भाई अपना एमपी, मध्य प्रदेश वाले भैया बच्चे देख रहे हैं, एंड मध्य प्रदेश में क्या है, अपना स्थायी वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर परियोजना भी कह सकते हैं, किस नदी पर बनाई गई भाई? तो गंगा नदी पर बनाई गई, यमुना पर, महानदी पर या नर्मदा नदी पर? तो भाई नर्मदा नदी पर जो है क्या बनाया गया है, ये सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है। इस चीज को याद रखना, कहां पे है? गुजरात राज्य में, ठीक है ना, सरदार सरोवर बांध, आप इससे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है नेपोलियन का भाई पतन कब हुआ था? 1812 में, 13 में, 11 में या फिर 15 में? तो 1815 में आपका नेपोलियन का पतन हुआ था, है ना। देखिए ये रहेगा आपका आंसर, इसका द नंबर का राइट आंसर, ठीक है ना। मैं लगाते जाऊंगा, साथ में लिखते जाता हूं, ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे एंड ठीक से समझ में आ जाए कि यही आंसर है, ठीक है ना। देखो तो अगला आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, सत्ता की साझेदारी सही है क्योंकि? भाई सत्ता की साझेदारी क्यों सही है? तो यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देर करती है, निर्णय को मजबूत करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यह विविधता को अपने में भाई समेट लेती है। आ नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार से मेहनत कर रहा हूं आपकी तैयारी के लिए। बस थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है भाई, थोड़ी सी, बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे, बस जुड़े रहना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है भाई? जीडीपी, ये वही जीडीपी है जो कि देश को हिलाती है ना। तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद होता है। इस चीज को याद रखना है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एंड ये आना ही आना है, कह लो, है ना। तो जीडीपी आपका क्या होती है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट हमारे 6 नंबर के क्या आ जाते हैं भाई? 6 नंबर के हमारे रिक्त स्थान आ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 में। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपका दिया गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन खालिस्तान में आया था। तो सन कब आया था भाई? ये सन 1972 में आया था। कब आया था? 1972 में आया था। इस चीज को याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान में शुरू किया गया था। भाई कब शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? ये 1942 में शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करी जा रही है। अगला आपका, सांप्रदायिकता खालिस्तान के मार्ग में एक मुख्य बाधा है। तो राष्ट्र के विकास के मार्ग में, है ना, राष्ट्र विकास के मार्ग में, यहां पे लिख सकते हो राष्ट्र के विकास के मार्ग में, ठीक है ना। ये रहेगा आपका इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा करी जाती है। तो भाई सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ये लिख देंगे राष्ट्रपति, भैया ये लिख देना राष्ट्र के पति। नेक्स्ट है, आरबीआई का पूरा नाम खालिस्तान है। भाई किसको नहीं पता यार, आरबीआई का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। क्या है? आप सभी को पता होगा, रिजर्व बैंक ऑफ
इंडिया, ठीक है ना, यही करेंसी नोट जारी करता है। इससे भी ऑब्जेक्टिव आया था आपका कि भारत में करेंसी नोट खालिस्तान बैंक जारी करता है, तो कौन, आरबीआई जारी करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। नेक्स्ट आपका कृषि क्षेत्र खालिस्तान के अंतर्गत आता है, किस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि क्षेत्र होता है, वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं आपको ये कंप्लीट करवा चुका हूँ 20-20 बार पढ़ा करके भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जो देखेगा ना भाई, वो मैं कह रहा हूँ कि बोर्ड में क्या, अभी प्री बोर्ड में क्या, बोर्ड में भी टॉप करेगा, क्योंकि भाई मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके आते हैं, तो टेंशन नहीं लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पढ़ो एंड बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे। देखो आगे हमारे सत्य असत्य आ जाते हैं, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। देखो पहला क्वेश्चन कहता है जल एक अनवीकरणीय संसाधन है, तो यहाँ पे देखिए अनवीकरणीय है, जल अनवीकरणीय का नहीं यार, जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तो यहाँ पे क्या असत्य आपको लिख देना है, ठीक है ना, ये आपका असत्य रहेगा। नेक्स्ट है 5 फरवरी सन 1922 को चोरी चोरा की घटना हुई थी, तो ये बिल्कुल सत्य है भाई, चोरी चोरा की घटना डिटेल में हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सूरत बंदरगाह है जो महाराष्ट्र में स्थित है, तो सूरत बंदरगाह भाई ये तो महाराष्ट्र में नहीं है यार, सूरत कहाँ पे, सूरत है गुजरात में भाई, तो ये महाराष्ट्र में कहाँ से आ जाएगा, है ना, गुजरात में है, इसको असत्य लगा देंगे, ठीक है, ये रहेगा आपका असत्य। तो यहाँ तक कंप्लीट, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करके मैं ये वीडियो लेकर के आता हूँ, ठीक है। देखिए आपका रहेगा क्वेश्चन, संविधान द्वारा 22 भाषाओं को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, तो संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 22 भाषाओं को ही रखा गया है ना 7वीं अनुसूची में, है ना, तो ये आपका असत्य सत्य रहेगा, है ना, सातवीं में नहीं रखा गया यार, ये असत्य रहेगा, है ना, ये 7वीं में नहीं रखा गया, इनको 22 भाषाएं तो हैं लेकिन 7वीं में नहीं रखा है, असत्य रहेगा। अगला आपका देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, देखो जनसंख्या के आधार पर देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, ये बिल्कुल सही बात हो जाती है, सत्य इसको लगाएंगे, बिल्कुल राइट है, ट्रू है। नेक्स्ट आपका भारत में पहली कपड़ा मिल जो थी 1854 में बम्बई में लगाई गई, तो बिल्कुल सत्य है ना, कपड़ा मिल बम्बई में ही लगाई गई थी, मुंबई यानी कि बम्बई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। एंड देखो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कराया तो लाइक कर दीजिए, एंड क्योंकि यार मेहनत से वीडियो लेकर के आते हैं आप लोग, लाइक वगैरह कर दीजिए करें। देखिए सही जोड़ी बनाइए, कॉलम आ और बा में दिया गया। पहला है आपका चिपको आंदोलन भाई, नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। चिपको आंदोलन क्या वन कटाई से संबंधित है ना, ये यहाँ पे पहले की जोड़ी मिला देंगे। हीराकुंड बांध भाई महानदी पर है, ठीक है, दूसरे की। तीसरा आपका मत्स्य पालन, तो ये हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, नहीं, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है उद्योग और कारखाना, ये हमारे द्वितीय क्षेत्र में जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान भाई, तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये करेंसी नोट जारी करता है 6वें नंबर का लास्ट का, ठीक है ना। ये होती है हमारी 6 नंबर की सही जोड़ियां कंप्लीट, एंड इसका आप स्क्रीनशॉट करना चाहो तो पास से कर सकते हो, एंड इनको याद कर लेना। देखिए आगे बढ़ लेते हैं भाई, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। देखो सभी क्वेश्चन के आंसर याद करने तो वीडियो में पूरा बने रहना, सारे क्वेश्चन याद करके जाना, ठीक है ना। देखो ये आपके 6 नंबर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एंड पहले क्वेश्चन है दिया गया है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस सन में आयोजित भाई करा गया था, हाँ, तो सन 1992 में। कब? 1992 में आयोजित किया गया था का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन। अगला है वस्तु विनिमय का अर्थ क्या होता है भाई, तो वस्तुओं या सेवाओं का बिना मुद्रा के आदान प्रदान ही कहलाता क्या, वस्तु विनिमय। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वस्तुओं या सेवाओं का बिना मुद्रा के आदान प्रदान, क्या, बिना मुद्रा के अदला बदली आदान प्रदान आप लिख दीजिएगा, ठीक है। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का, बहुराष्ट्रीय कंपनी भाई कौन सी है, टाटा ग्रुप लिख सकते हैं, कौन सी, टाटा आपको लिख देना है, टाटा ग्रुप, ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। नेक्स्ट आपका मणिपुर में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है भाई, मणिपुर में क्या कहा जाता है, तो उसे झूम खेती वहां पर कहा जाता है, ठीक है, क्या, झूम खेती, इसको झूम खेती वहां पर कहा जाता है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, नेक्स्ट कहता है कि वियना संधि कब और किन देशों के बीच हुई थी भाई, वियना संधि, है ना, तो वियना संधि जो है 1815 में यूरोपीय शक्तियों के बीच हुई थी। कब हुई थी भाई, 1815 में हुई थी, और कहाँ, किन देशों के बीच, यूरोपीय देशों के बीच, है ना, यूरोपीय शक्ति या देशों कह सकते हैं, देशों के बीच। इसका उत्तर आपको यही लिख देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, धर्म और राजनीति में को अलग नहीं किया जा सकता, उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, महात्मा गांधी ने कहा था, बिल्कुल यहाँ पे सत्य चल रहा है। तो यहाँ तक होते हैं हमारे कंप्लीट, एंड यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। 6वें नंबर का प्रश्न कहता है कि आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य भाई, आरक्षित वन क्या होते हैं, अथवा में जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। 7वें नंबर का 8वें नंबर सारे के सारे अंतर बताने वाला हूँ, उत्तर बताने वाला हूँ, तो चलिए एक एक उत्तर देखते चलना। देखिए आरक्षित वन भाई क्या होते हैं, आपके सामने आंसर दिया गया है। आरक्षित वन वे वन हैं जिन्हें वन्य जीवों और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है सुरक्षित किया गया है। इन वनों में पेड़ों की कटाई और अन्य गतिविधियां जो है सरकारी अनुमति के बिना निषिद्ध रहती हैं, फिर कहें कि
वहाँ पे क्या नियंत्रित रहती है ना। यह वन जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाने रखने के लिए सहायक है, इसलिए ये बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं, है ना। अथवा में क्वेश्चन कह रहा था कि जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिए भाई, दो कारक लिखने जैव विविधता को प्रभावित करने वाले। चलिए अथवा का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये रहेंगे वनों की कटाई, प्रदूषण, ये क्या है, जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। तो देखिए अधिक कृषि भूमि, उद्योगों और आवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई है ना, इसको याद कर लेना पूरा। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है मृदा अपरदन भाई किसे कहते हैं, इसके दो कारण लिखिए। अथवा में कहता है कि मृदा संरक्षण के कोई दो उपाय, यहाँ पे मृदा अपरदन, यहाँ मृदा संरक्षण, इसको याद करके ही चलना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए याद कर लेते हैं भाई इसको। मृदा अपरदन क्या होता है दादा, देख लेते हैं। मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवायु या अन्य प्राकृतिक शक्तियों द्वारा क्या होता है, मिट्टी की ऊपरी सतह का हट जाना, यही मृदा अपरदन है। और कारण क्या है, वनों को काटा जा रहा है भाई, ये मृदा अपरदन कारण, और अनियमित एवं अत्यधिक खेती करी जा रही है ना, तो ये रहेगा। अथवा में क्वेश्चन था कि मृदा संरक्षण के उपाय लिखिए, तो रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खादों का भी उपयोग करा जाए भाई, है ना, और वृक्ष लगाए जाएं, खेती में जो है मेड़ ऊंची बनाई जाए, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का विकास करा जाए, पर्वतीय भागों में सीढ़ी नुमा खेती करी जाए, जैसे कि कह लो कि वहां पे क्या उत्तराखंड में, है ना, सीढ़ीदार खेती करी जाती है, कहाँ पे, उत्तराखंड में, ये आया था आपके। अगला आपका वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, अथवा में कहता है कि आयात शुल्क से क्या आशा है भैया, है ना। चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। एंड आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कराया तो कर लेना, वीडियो के बाद टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता रहता हूँ, है ना। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ होता है विश्व की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों का परस्पर जुड़ाव, है ना। देखो विश्व की जो संस्कृतियां, समाज है ना, एक तरीके से पूरे के पूरे बाजार का जुड़ाव, है ना। इसमें व्यापार होगी, तकनीकी निवेश, सूचना, ये क्या होता है, एक तरीके से आदान प्रदान शामिल होता है। अथवा में कहता है कि आयात शुल्क क्या होता है भाई, तो ये आंसर आपका दिया गया है। आयात शुल्क वह कर या टैक्स है जो किसी देश द्वारा विदेशी उत्पादों पर लगाया जाता है ना, इसको कंप्लीट पूरा आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि चोरी चोरा हत्याकांड क्या था भाई, ये वही घटना है जो कि आपकी 1922 में हुई थी। कब हुई थी, 1922 में हुई थी, 5 फरवरी को, है ना, 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अथवा में कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई थी भाई, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी, चलिए देख लेते हैं दोनों का आंसर। एंड देखो ये रहेगा आपकी स्क्रीन पर, चोरी चोरा हत्याकांड भाई क्या था भाई। देखिए 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोरी चोरा कस्बे में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक हिंसक घटना घटी। आंदोलनकारियों ने एक थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी जल करके खाक हो गए थे, मारे गए। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया, है ना। अथवा क्वेश्चन कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई, तो देखेंगे यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत 19वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी, है ना। इसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के विचार को बढ़ावा दिया, है ना। इस चीज को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हमारा संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रमुख प्रकार लिखिए, और स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य भाई लिखिए, है ना। तो भाई संसाधन को समझ लेंगे। संसाधन क्या होता है, कोई भी ऐसी वस्तु जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है वो संसाधन कहलाती है। एंड इसके प्रकार दो होते हैं मेनली, एक मानवकृत संसाधन होता है और दूसरा प्राकृतिक संसाधन होता है, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलिए ये रहेगा हमारा संसाधन, ये रहेगा सामने, देखो संसाधन वे प्राकृतिक या मानव निर्मित वस्तु हैं जिनका उपयोग मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, मतलब जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता की पूर्ति को पूरा करे वो हमारी क्या है, संसाधन है, ठीक है ना। जैसे आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो, कहीं भी देख रहे हो, तो वो क्या है, एक प्रकार का संसाधन है जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है ना। जैसे ये पेन है, ये संसाधन है एक प्रकार का, है ना। जैसे हमारा कोई वृक्ष है, कोई पेड़ कह लो, खाना पीना कह लो, है ना, वो क्या संसाधन है, ठीक है ना। देखो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जैसे पानी हो गया, खनिज हो गए, है ना। मानव निर्मित जो मानवों ने बनाए, इमारतें हो गई, मशीनें हो गई, पेन हो गई, फोन हो गए, है ना, ये क्या है, मानव निर्मित कृत्रिम संसाधन। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है ना, अथवा में था स्थानांतरित कृषि। देखिए आपके सामने आंसर इसका दिया गया है, स्थानांतरित कृषि, है ना। किसान एक स्थान पर खेती करके भूमि को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और नए स्थान पर जाकर के खेती करना शुरू कर देते हैं, और इसी तरीके से वो वनों की कटाई और पर्यावरण संतुलन का कारण बनती है ना। मतलब एक जगह करी थोड़ी सी, फिर वहां पर छोड़ करके दूसरी जगह चले गए, ये क्या है, ये पर्यावरण संतुलन का कारण तो बनेगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, भारत में रोलेट एक्ट के खिलाफ क्यों थे लोग, है ना। भारत में जो लोग थे वो रोलेट एक्ट के खिलाफ क्यों थे, और रोलेट एक्ट भाई कब आया था, सन 1919 में आया था। इस चीज को याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अथवा में कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखो भाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये किसे याद नहीं होगा भाई, ये किसको याद नहीं होगा। देखो ये रहेगा आपका, भारत में रोलेट एक्ट के खिलाफ में क्यों थे लोग, क्योंकि इसमें क्या करा गया था भाई, देखो इसमें कहा गया था कि भारतीयों को बिना मुकदमे के सीधा उन्हें जेल में पटक दो, कैद करने की अनुमति देता था। ये एक्ट ऐसा एक्ट था, इसने नागरिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया और विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, बढ़ चढ़कर प्रदर्शन किया लोगों ने, है ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था भाई,
13 अप्रैल सन 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर क्या गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें क्या सैकड़ों लोग मारे गए, है ना, और मतलब एक तरीके से हत्या ही करेगी। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और यहाँ से और ज्यादा आग भड़क चुकी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, भारत में जल के आसमान वितरण के कारकों को या कारणों को लिखे कोई दो लिखने हैं, अथवा हम कहता है कि भारतीय कृषि की कोई दो समस्या लिखिए। भाई ये भी क्वेश्चन और ये भी क्वेश्चन दोनों यहाँ पे आंसर के साथ हम देख लेते हैं। चलिए ये रहेगा आपके सामने आंसर इसका। देखिए भारत में जल के असमान वितरण के कारण यहाँ पे दिए गए हैं, तो भौगोलिक असमानता और जल प्रबंधन की कमी, ये दोनों कारण लिख देना। अथवा मैं कहता कि भारतीय कृषि की कोई दो समस्याएं लिखी, तो सिंचाई सुविधाओं की कमी, छोटी और खंडित भूमिका, भाई छोटी छोटी खंडों में बटी हुई है ना, ये रहेगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है भाई बीटू निषेधाधिकार, है ना, बीटू या निषेधाधिकार भाई क्या होता है, इसको आपको पढ़ना है। देखो ये बीटू आपको दिया गया है, ये निषेधाधिकार। अथवा हम क्वेश्चन कहता है अगले पेज में है भाई अथवा वाला। पहले तो हम इसका आंसर देख लेते हैं बीटो का, है ना। बीटो क्या होता है भाई, बीटो वह अधिकार है जिसमें जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर सकते हैं, भले ही वह बहुमत उसके पक्ष में हो, है ना, मतलब सदस्यों के हाथ में सब कुछ, ठीक है ना। चलिए अथवा क्वेश्चन कहता है कि महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व से क्या तात्पर्य है, लिखिए भाई, है ना, महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व इससे क्या तात्पर्य है दादा। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर आपको दिया गया है। महिलाओं का राजनीति में प्रतिनिधित्व का अर्थ है उसकी सक्रिय भागीदारी, है ना, मतलब वो एक्टिव एक तरीके से उसमें प्रतिनिधित्व करे, निर्णय लेने की जो है प्रक्रिया में उनकी भूमिका हो, यह लैंगिक समानता और सशक्तिकरण का प्रतीक है एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय नियम का अर्थ क्या है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ ऐसी कंपनी जो एक से अधिक देशों में व्यापार करती है। बहु का मतलब क्या, बहुत राष्ट्रों में, है ना, बहुत राष्ट्रों में, एक से अधिक देशों में। बहुराष्ट्रीय नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और संबंधों को संचालित करने वाले जो नियम होते हैं वो बहुराष्ट्रीय नियम होते हैं, जो कंपनीज वगैरह फॉलो करती हैं। अथवा क्वेश्चन इसका था शिशु मृत्यु दर, है ना, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं भाई, तो ये रहेगा आपके सामने आंसर। शिशु मृत्यु दर क्या कराती है, देखो शिशु मृत्यु दर एक वर्ष से कम आयु के प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में मृत बच्चों की संख्या है, यह स्वास्थ्य और पोषण का जो है संकेतक होती है ना, इस चीज को याद कर लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है संगठित क्षेत्रकों के कोई दो कार्य लिखिए, अथवा हमें भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है, भाई तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, तो सीधी बात पता है ना। अब थोड़ा डिटेल में लिखना भाई, तो कैसे, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। पहले तो संगठित क्षेत्र को देख लेते हैं, इसमें कोई दो कार्य इसके देख लेते हैं। तो देखिए संगठित क्षेत्रों के दो कार्य बताए गए, कर्मचारियों को निश्चित वेतन और अन्य लाभ प्रदान करना, श्रम कानूनों का पालन करना, ये संगठित क्षेत्र के कार्य होते हैं। अथवा में क्वेश्चन छिपी हुई बेरोजगारी भाई कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है, इतना आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अधिनियम की क्या लिखना है आपको, प्रावधान लिखना है ना, मनरेगा के कह लोगे, मनरेगा जो थी मनरेगा, है ना, इसकी आपको प्रावधान लिखने हैं। अथवा में कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, लिखिए, विभाजित किया गया, बांटा गया है ना, इसको आपको लिखना है, ठीक है। ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, तो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, देख सकते हो यहाँ पे, ये यहाँ से ये रहेगा भाई, ये मनरेगा का पहले तो देख ले, तो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों की गारंटी, मतलब रोजगार की गारंटी, है ना, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, है ना, ये सारी जो है सुविधाएं थी उसमें। अथवा में क्वेश्चन था भारतीय अर्थव्यवस्था को, है ना, अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, तो भाई प्रमुख 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि वगैरह आते हैं, है ना, मत्स्य पालन, पशुपालन, और द्वितीय क्षेत्र में उद्योग, तृतीय क्षेत्र में सेवाएं, जैसे संचार सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं होती हैं, ठीक है, इस चीज को याद कर लेना। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन, ऋण के अनौपचारिक और औपचारिक स्रोतों के बीच कोई दो अंतर लिखना है आपको। यहाँ पे आंसर दिया गया है बैंक और सहकारी समितियां कम ब्याज दर होते हैं औपचारिक स्रोत में, और अनौपचारिक में साहूकार और मित्र होते हैं अधिक ब्याज लेते हैं भाई, है ना। अथवा में क्वेश्चन कहता है कि बैंक की आय के मुख्य दो स्रोत कौन कौन से लिखिए भाई, तो बैंक की आय के मुख्य स्रोत कौन से होते हैं, ये दो दिए गए हैं, ग्राहकों को दिए गए ऋण पर ब्याज और अन्य सेवाओं से प्राप्त शुल्क, जैसे डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका भारत में वन संरक्षण की कोई 3 उपाय लिखिए और प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए भाई। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, 3 उपाय वन संरक्षण के लिखने हैं, तो ये रहेगा आपका वृक्षारोपण किया जाए, वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करी जाए दादा। नेक्स्ट है आपका वन कानूनों का सख्ती से पालन करा जाए, ये सारी क्या होती हैं, वन संरक्षण के कुछ उपाय हो सकते हैं, 3 उपाय आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। अथवा मैं कह रहा था कि प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए, उन्हें बांटिए, तो आरक्षित वन होते हैं, संरक्षित वन होते हैं, आप वर्गीकृत वन होते हैं, तो इन्हें आप इस तरीके से बांट सकते हैं, लिख दीजिएगा, ये सारा आपका कंप्लीट रहेगा 3 पॉइंट में। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है G77 देशों से आप क्या समझते हैं, व्याख्या करिए भाई। अथवा हम कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर सन 1929 में महामंदी का प्रभाव क्या पड़ा भाई, लिखिए, इसका आंसर आपको लिख देना है। पहले तो देखिए G77 पढ़ लीजिएगा, ये आपका सामने दिया गया है, 3 पॉइंट इसके व्याख्या करते हुए लिख देंगे। 34 देश इसमें शामिल हैं, इसमें ये समूह है, 1964 में इसमें इसको बनाया गया, इस तरीके से लिख दीजिएगा, ठीक है। अथवा मैं कह रहा था
कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर सन 1929 की जो है महामंदी का प्रभाव क्या पड़ा, तो कृषि उत्पादों में जो है कीमतों में गिरावट आई, निर्यात में गिरावट आई, बेरोजगारी भाई बढ़ गई, वो तो अभी भी है, वो कमने वाली मुझे नहीं लगता कि कम रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है चेक किसे कहते हैं, इसके द्वारा कैसे भुगतान जो है किया जाता है। चेक ठीक है, आंसर आपका दिया गया चेक एक वित्तीय दस्तावेज है जिससे बैंक खाते से भुगतान करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। भुगतान की प्रक्रिया आपके सामने है, 2 पॉइंट्स में समझाएगी, इसको कंप्लीट कर लेना। अथवा में कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोई 3 कार्य लिखे, आरबीआई के 3 कार्य आपको लिखने हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रहेंगे, मुद्रा जारी करना है ना, करेंसी नोट जारी करना, और बैंकों का नियमन करना, विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, ये सारे क्या होते हैं इनके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के कार्य होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं सूची में उल्लेखित विषय को लेकर, भाई इसी में हमें लगा भाषाएं है ना, 8वीं में, वहां पे 7वीं में था ना, सत्य में, तो वो हमने क्रॉस कर दिया था है ना। अब देखिए आप भाषाएं देखो यार, मुझे जब याद नहीं आ रहा था, लेकिन भाषाएं इसी सूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं उल्लेखित हैं जिन्हें भारतीय राज्यों और सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। ये भाषाएं हिंदी, बंगाली कह लो, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी है ना, ये सारी नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, असमिया, बोडो, संताली और क्या संथाली है ना, मैथिली, ये सारी जो है 22 भाषाएं इसमें अधिकृत हैं है ना संविधान में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है कि संघ सूची, राज्य सूची व संवर्ती सूची को समझा करके लिखे भाई, तो ये रहेगा आपका संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची बताई गई है एंड ये राज्य सूची एंड ये आपकी संवर्ती सूची। ठीक है ना, इसको याद कर लेना। एंड देखिए राज्य सूची ये रहेगा आपका सारा कुछ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का उद्देश्य एवं महत्व समझाइए। अथवा में कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करिए। भारत छोड़ो आंदोलन भाई 1942 में शुरू हुआ था एंड इसकी आपको व्याख्या करनी है, तो देख सकते हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन के बारे में बताया गया है। असहयोग आंदोलन 1922 का उद्देश्य भारतीय ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध करना था है ना, जो ब्रिटिश शासक थे उनके खिलाफ विरोध करना था एक तरीके से। ठीक है ना, ये रहेगा आपके सामने इसके जो महत्व इसको बताया गया है ना। ये कांग्रेस को एक नया दिशा और ताकत मिली इससे है ना, व्यापक जन जागरूकता इससे पैदा हुई है ना। और ये देखो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाई ये स्टार्ट हुआ और महात्मा गांधी द्वारा संग्राम को तेज करने के लिए इसे चलाया गया, और ये आपको लिख देना, इसका महत्व भी यहाँ पे पॉइंट में दिया गया है, इसको कर लेना, ये 2 पॉइंट में यहाँ पे आपको समझाया गया है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, दिए गए भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तारापुर परमाणु संयंत्र, चेन्नई बंदरगाह, सूरत बंदरगाह और ये काली मिट्टी। तो देखो ये रहेगा तारापुर परमाणु संयंत्र आपका कहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में, मतलब महाराष्ट्र का आपको देखो मैप देखना है, मैप में महाराष्ट्र में है ना, मैप में महाराष्ट्र में यहाँ पे इसको दर्शा देना है ना, ठाणे के पास। और चेन्नई में तो भाई नीचे जाना है, तो कहाँ पे यह है बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में। यह इनके उत्तर देखने हैं ना आपको, ये तो उत्तर लिखे ही हुए हैं मैंने, बट इनके उत्तर नहीं है, मैं आपको लिखे ही समझा पा रहा हूँ, बट मेरे पास अभी फिलहाल में वो मैप नहीं था, तो क्या करूँ। देखिए ये रहेगा आपके सामने है ना, इस तरीके से आप समझा सकते हो पूरे के पूरे। अगला आप देख सकते हो यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन है दूरस्थ, रजत दीप्ति, हिम, फुहार, शांत, ललित वायु, इनको क्या, इनके आपको चिन्ह बनाने हैं है ना। चलिए इनके चिन्ह बना लेते हैं, ये सारे आपको दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं, इनको आपको इस तरिके से बनाना है। दूरस्थ, रजत, प्रदीप्ति को इस तरीके से बनाएंगे, ये यहाँ पे देखिए है ना, तो इस तरीके से इसको बनाइएगा है ना, ये रहेगा आपका दूरस्थ, रजत, प्रदीप्ति। अगला था आपका हिम, तो भाई हिम को कैसे बनाना है, तो हिम को आपको इस तरीके से यहाँ पे बना देना है। ठीक है ना, अगला आपका जाता है फुहार, तो फुहार को इस कोमा टाइप लगा देना है, इस तरीके से बड़ा कोमा है ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे शांत, तो शांत भाई शांत है लो। नेक्स्ट आपका ललित वायु, तो ललित वायु कुछ इस तरीके से आपकी जो बन जाएगी। तो ये रहेंगे आपके आंसर सामने, और ये इस पर भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होते हैं। तो आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की तैयारी में बेहतरीन तरीके से आपकी करवा चुका हूँ। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डले हुए हैं उन्हें जाकर के देखिए, बोर्ड की तैयारी करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।